तो कहाँ छोड़ा था हमने, उधर भी क्वेश्चंस कहाँ तक कर लिए थे? एनालिडा देखा था, आर्थ्रोपोडा बोला था आपको, मोलस्का करना था। तो कास एनिमल्स को लिख लो। मोलस्का में शेल आपने देखे होंगे सारे, शंख जैसे खोल वाले एनिमल, सीपी वाले एनिमल देखे होंगे, या जो शेल वाले एनिमल देखे होंगे जिनके आसपास कैलकेरियस स्केलेटन होता है। शंख जो आप मंदिर में शंख देखते हो वो भी मोलस्कन शेल है। मोलस्का का मतलब होता है सॉफ्ट बॉडी एनिमल, और बट सॉफ्ट बॉडी तो अंदर होती है, इनसाइड। आउटर स्केलेटन जो है वो क्या है, स्केलेटन भी नहीं कहेंगे उसको, खोल है, वो कवर है। तो वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है जनरली, चूने का, सिलिका का और इनका। तो वो इम्पोर्टेंट है, वो उसकी पहचान है। तो 3-4 क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। एक तो ऑक्टोपस पे आता है, डेविल फिश। ऑक्टोपस का बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि ऑक्टोपस में एक इंक ग्लैंड्स होती हैं जो पॉइजनस ग्लैंड्स होती हैं। ये एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है, डिफेंस के लिए होता है ऑक्टोपस में। और बड़ी ह्यूज बॉडी होती है, कई बार ऑक्टोपस कई मीटर लंबा भी होता है। तो बड़े बड़े ऑक्टोपस भी हैं। और कटल फिश देखिए, एक लिस्ट और हमने आपको बनाने के लिए कहा था कि ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो जिनके नाम के आगे फिश लगता है, लेकिन वो फिश नहीं है। उसमें से ये हैं डेविल फिश, कटल फिश, स्टार फिश है ना, जेली फिश और क्रे फिश और सिल्वर, एक वो क्या था, सिल्वर फिश जो बुक लाइस भी कहा जाता है। तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनके नाम के आगे फिश लगता है लेकिन वो फिश नहीं है। तो ये जीके के प्रश्न आते हैं, ये जीके में आता है। तो वैसे ही मोलस्का में 2-3 इंटरेस्टिंग चीज है मोलस्का में। एक, मोलस्का का जो क्लासिफिकेशन है वो फुट के ऊपर है। उसका लोकोमोटरी ऑर्गन जो फुट है, फुट के ऊपर, फुट का मॉडिफिकेशन। तो बहुत तरीके से जो है चलने का तरीका, सब अलग अलग तरीके से चलते हैं मोलस्का में। इस आधार पे उसको क्लासिफाई किया गया है, एक इम्पोर्टेंट चीज। दूसरी, उसकी बॉडी चूंकि इस तरह से शेल में बंद होती है, और तो वो 180 डिग्री जो है उसका एलिमेंट्री कैनाल मूव कर जाता है, उसको बोलते हैं टॉर्शन। तो एक टॉर्शन इंपॉर्टेंट फिनोमिना है किसके अंदर, मोलस्का में। तो जब आप LAC 10 वाला या LAC 09 वाला नोट्स देखोगे, बायोडाइवर्सिटी वाला, तो उसमें मोलस्का के नोट्स में जाओगे तो टॉर्शन का एक पूरा पेज दिया हुआ है कि कैसे एलिमेंट्री कैनाल मूव करती है और कैसे फिर उसी के आधार पे नर्वस सिस्टम भी पूरी तरह से घूम जाता है उसका। तो मोलस्का में ये चीजें इंपॉर्टेंट है। दूसरा, मोलस्क ऑर्नामेंटल भी यूज हुए हैं, पहले करेंसी के तौर पे भी यूज होते थे, कॉइन्स के रूप में। साइप्रिया, कौड़ी जो होती थी, कौड़ी के दाम बिकता है, तो साइप्रिया। और ऑर्नामेंट्स के रूप में भी, तो एज ए फूड, मोलस्कन एज ए फूड भी यूज किया जाता है। बहुत सारे माइटिलस, ऑयस्टर्स खाए जाते हैं। सी फूड के नाम से जो खाना मिलता है होटल वगैरह में, कॉन्टिनेंटल फूड जिसको कहते हैं हम लोग कई बार, तो वो सी फूड जो है वो उसमें मोलस्का भी बहुत खाया जाता है। ऑक्टोपस खाते हैं लोग, तो खाने में काम आता है। और एक और इम्पोर्टेंट घटना है जो तीसरी में आखिरी बताने वाला, वो है पर्ल कल्चर। मोलस्का में एक क्वेश्चन पर्ल कल्चर से आता है, क्योंकि जो ऑयस्टर्स होते हैं उनमें मोती पालन होता है, मोती बनाया जाता है, पर्ल। और भारत के कोस्टल एरिया में, खास करके तमिलनाडु में मंडपम, रामेश्वरम, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर मोती पालन बड़ी मात्रा में होता है, पर्ल कल्चर होता है। बहुत महंगा मोती, नेचुरल पर्ल ही होता है, लेकिन आर्टिफिशियली उसको कल्चर किया जाता है। और विशेषता जापान की है, पर्ल इंडस्ट्री जापान में ओरिजिन हुई थी, लेकिन इंडिया में भी ये इसका पार्ट है, एक्वा कल्चर का एक पार्ट है। और मराइन है, और सबसे इंपॉर्टेंट स्पीशीज है पिंक टाडा वल्गेरिस।
पिंकटाडा वल्गेरिस, ये ऑयस्टर, पर्ल ऑयस्टर की सबसे महंगी स्पीशीज है। लिंगा पर्ल, इससे जो पर्ल निकल करके आता है उसका नाम है लिंगा पर्ल। तो पर्ल जो बनता है वो लगभग 1 से 2 साल में बनता है किसी भी ऑयस्टर में, खास करके पर्ल ऑयस्टर जो होते हैं उनमें कोई भी एक्सटर्नल पार्टिकल, पिछली बार जो यूपीएससी ने क्वेश्चन किया था कि फिल्टर फीडिंग किस में होता है, तो उसमें आंसर था मोलस्का। तो फिल्टर फीडिंग ये क्वेश्चन था ना, फिल्टर फीडिंग, तो ये फिल्टर फीडिंग में ही बाहर से पानी की कोई भी वाटर करंट जो होता है, वाटर करंट बॉडी के अंदर से गुजरता है तो वो फूड ट्रैप करता है, उसमें से वाटर करंट में से फूड को छान करके सेव करके ट्रैप करता है और फिर वो एलिमेंट्री कैनाल को देता है। इसी को बोलते हैं फिल्टर फीडिंग, पानी में से भोजन को छानना। वो जो छानने की प्रक्रिया है उसी में कोई ऐसा सैंड पार्टिकल होता है, फॉरेन पार्टिकल होता है, वो मेंटल के टकराता है तो उससे ऑयस्टर कंफ्यूज हो जाता है, उसको लगता है कि उसको नुकसान पहुंचाने के लिए कोई फॉरेन बॉडी आई है, तो वो अपनी बॉडी से कुछ सिक्रीट करता है, खास करके कांचीओलिन, जो इम्पोर्टेंट पर्ल का केमिकल मटेरियल है वो है कॉन्चिओलिन। तो वो कॉन्चिओलिन और ऐसे पदार्थ सिक्रीट करता है। तो मेंटल में एक नेक्रियस लेयर होती है, जो ऑयस्टर का मेंटल होता है, MANTLE मेंटल, उस मेंटल वाले हिस्से में एक लेयर होती है जिसका नाम है नेक्रियस लेयर, NACREOUS, नेक्रियस लेयर। इस लेयर को मदर ऑफ पर्ल कहा जाता है, मदर ऑफ पर्ल। नेक्रियस लेयर से जो सिक्रीशन होता है वो उस पार्टिकल के चारों तरफ सिक्रीट होता है, उसको सराउंडिंग उसको घेरता रहता है, और ऐसा प्रोसेस लगभग 2 साल तक होता है। तब जाकर आप ऑयस्टर को खोलते हो तो उसके अंदर से मोती निकलते हैं। लेकिन जो पर्ल कल्चर करते हैं, ये तो नेचुरल जो पर्ल फॉर्मेशन होता है वो हो गया, लेकिन आर्टिफिशियल पर्ल फॉर्मेशन कैसे होता है? तो आर्टिफिशियल पर्ल फॉर्मेशन के लिए हेल्दी ऑयस्टर्स कलेक्ट किए जाते हैं, उनको डिफरेंट केजेस में लटकाया जाता है, टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है ताकि जो प्रीडेटर्स हैं वो उन तक ना पहुंचे, और जाली रहती है, नेट रहती है, तो वो केजेस होते हैं, पिंजरे, जिससे वो बंद रहते हैं तो बाहर से प्रीडेटर उनको नुकसान नहीं पहुंचाते। अब वो उसको एक ऑयस्टर को निकालते हैं, एक ऑयस्टर को निकालते हैं, ऑपरेशन थिएटर जैसा रहता है, उसमें उसको लेबोरेटरी में ले जाते हैं, उस ऑयस्टर को खोलते हैं और उसके मेंटल को, किसी एक ऑयस्टर को मार के उसका मेंटल के कई सारे टुकड़े कर लेते हैं, और छोटे छोटे टुकड़े, उनको न्यूक्लियस कहा जाता है। उन न्यूक्लियस को इंसर्ट करते हैं चिमटी से, फोर्सेप्स से, उसमें इंसर्ट करते हैं मेंटल के पास। उससे वो कंफ्यूज हो जाता है, और जितने आप टुकड़े इंसर्ट करोगे उतने मोती बनेंगे। तो आपने 15 लाइन से किए 20, तो 20 मोती उस ऑयस्टर में से आप 2 साल बाद निकाल लो, 1.5 साल बाद निकाल लो। लेकिन आपको रेयरिंग करना पड़ेगी, पालन करना पड़ेगा उनका करीब 1.5 से 2 साल, उनको फूड देना पड़ेगा, वहाँ आसपास वैसा प्लैंकटॉन्स बने रहे, फिल्टर फीडिंग की व्यवस्था बनी रहे, समुद्र में ही लटकाते हैं, लेकिन 2 साल तक उसका पूरा ख्याल रखते हैं। उसमें मोर्टेलिटी है 44%, 5%, तो ऑयस्टर मर जाते हैं डेफिनेटली। या ईल जो होती है वो सांप जैसी होती है, तो वो थोड़ा पतला मुंह होता है तो वो अंदर तक घुस जाती है, वो शिकार कर लेती है ऑयस्टर का, तो ऐसे कुछ डेथ होती है, कुछ नुकसान होता है। बाकी ये पर्ल इंडस्ट्री हो गई, पर्ल कल्चर मैंने बता दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्रियस लेयर आ सकता है क्वेश्चन, मदर ऑफ पर्ल पूछ सकते हैं आपसे, न्यूक्लियस क्या होता है ये पूछा जा सकता है, स्पीशीज पूछी जा सकती है। तो मोलस्का से जुड़े हुए क्वेश्चंस जो है ये शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एक और होता है शिपवर्म डोरिस, बहुत काम का, वो जहाजों में छेद कर देता है, डोरिस, DORIS, शिपवर्म नाव में, जहाज में छेद कर देता है।
तो वो नुकसानदायक है। ठीक है, अब आइए इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा जो है वो ये एकमात्र ऐसा फाइलम है इन्वर्टिब्रेट का इकाइनोडर्मेटा जो पूरी तरह से मेराइन है, एक्सक्लूसिवली मेराइन। इसके अलावा जितने भी फाइलम हैं वो आपको फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे, मराइन भी हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल भी हैं, बट इकाइनोडर्मेटा क्या है? एक्सक्लूसिवली मेराइन, पूरी तरह से समुद्री होते हैं, नितांत समुद्री जीव इकाइनोडर्मेटा। पहली विशेषता तो ये हो गई। दूसरा, कुछ एनिमल्स इसमें हैं जो एसिमेट्रिकल हैं, जैसे कि स्टारफिश। स्टारफिश में 5 आर्म्स होती हैं, तो पेंटामेरस होती है वो, तो उसको आप किसी भी एंगल से काटो बराबर 2 हिस्सों में नहीं काट पाते, इसलिए वो एसिमेट्रिकल कहते हैं हम लोग। ठीक है, और इसकी कुछ स्पीशीज सी लिलीज कही जाती हैं। तो लिली के फ्लावर होते हैं, वैसे लिली के प्लांट जैसी वो दिखती हैं। लिली फ्लावर के प्लांट आप देखोगे वैसे वो उसके लीव्स दिखती हैं, स्टेम वैसा दिखता है, तो कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा जैसे लिली का पौधा है समुद्र में, लेकिन वो क्या है? इकाइनोडर्म। तो इकाइनोडर्म्स जो होते हैं वो लिली के प्लांट की तरह दिखाई देते हैं, तो वो सी लिली कहलाते हैं। कुछ समुद्री खीरा कहलाते हैं, सी कुकुम्बर, होलोथूरिया। तो ये सब जाकर के आप गूगल में इमेजेस में जाकर के देखो, वीडियो में जाकर के देखो, छोटे छोटे 2-2, 3-3 मिनट के वीडियो देखोगे तो क्लियर हो जाएगा, वो दिखाएगा आपको। तो ये है। दूसरा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, यानी कि लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट होती हैं, लार्वा होते हैं इनके, ट्यूब फिट होते हैं, चलने के लिए ट्यूब फिट होते हैं, खास करके स्टारफिश में। वाटर वेस्कुलर सिस्टम, चलने का सिस्टम होता है, लोकोमोशन का। तो ये सब परीक्षा के प्रश्न है। ठीक है, सी कुकुम्बर्स क्या होते हैं? होलोथूरिया, उस एनिमल को बोलते हैं होलोथूरिया। सी कुकुम्बर की फैमिली है पूरी। लिलीज वाला है वो है एंटीडॉन, एंटीडॉन सी लिली। और स्टारफिश वाला है एस्टेरियास, एस्टेरियास स्टारफिश। और इकाइनोडर्म वो ग्रुप है जहां से सिलोम प्रॉपर शुरू हो रही है। ठीक है, एंटेरोसिलिक सिलोम, मैंने आपको सिलोम बताए थे, शाइजोसिलिक सिलोम एंड एंटेरोसिलिक सिलोम। तो इकाइनोडर्मेटा में आकर के एंटेरोसिलिक सिलोम, यानी एक्चुअल सिलोम जो हमारी सिलोम है ह्यूमन की, वैसी सिलोम स्टार्ट हो रही है। ठीक है, एनिमल्स, रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स आपको बता दिए, आप अच्छे से उसको तैयार कर लीजिए और एग्जाम्पल अच्छे से कर लीजिए। वाटर वेस्कुलर सिस्टम क्या है थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ट्यूब फिट क्या होता है पढ़ लीजिए। एंटेरोसिलिक सिलोम आपको बताई थी, एंडोडर्म 2 पार्ट में टूट जाता है और बॉडी कैविटी बनाता है। इस टाइप की सिलोम, एंटेरोसिलिक सिलोम एकदम डेवलप्ड सिलोम होती है, विकसित प्रकार की सिलोम। ठीक है ना। और सिमेट्री की बात हो गई है, डेवलपमेंट की बात हो गई, लार्वल स्टेज प्रेजेंट। तो इंपॉर्टेंट लार्वा होता है प्लेनुला लार्वा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लार्वा, प्लेनुला, PLANULA, प्लेनुला। तो ये विकास की गाथा है, एक कोशिकीय जीवों से किस प्रकार से विकास। ये सारे इन्वर्टिब्रेट्स हैं, नॉन कॉर्डेट। इन्वर्टिब्रेट वर्ड यूज नहीं करेंगे, नॉन कॉर्डेट्स। अब आगे डेवलपमेंट जो होगा वो कॉर्डेट का डेवलपमेंट होगा। आगे के एनिमल्स कॉर्डेट, उसमें हेमिकॉर्डेटा से शुरू होगा। हेमिकॉर्डेटा जो एनिमल है वो कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। हेमिकॉर्डेटा कनेक्टिंग लिंक का काम करता है। तो कॉर्डेट क्या होते हैं? अभी हम वर्टिब्रेट की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम कॉर्डेट की बात कर रहे हैं। कई लोग जो बायो भी पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन भी करते हैं, उनको ये अंदाजा नहीं आता कि कुछ डिफरेंस है क्या इस दोनों के बीच में, वर्टिब्रेट्स और कॉर्डेट्स के बीच में। तो है डिफरेंस, वही हम बताएंगे अभी।
कोडेट्स फिर एक देखिए, ये जितने भी फाइलम चेंज होता है ना, फाइलम चेंज होता है तो ये एक प्रकार का रिवॉल्यूशन है, ये सब रिवॉल्यूशन है, क्रांति हुई है और लाखों करोड़ों सालों में हुई है। ये हम तो एकदम से पढ़ गए इसको, लेकिन करोड़ों साल लग गए एक फाइलम को दूसरे फाइलम में बदलने में, इतना विकास होने में, तो इनको क्रांति कहेंगे। अब कॉर्डेट की क्रांति होने वाली है, अब शरीर को ठोस बनाया जा रहा है, मजबूत बनाया जा रहा है, अंदर से भी और बाहर से भी। और वो उद्देश्य है उसका, 3 चीजें पहचानी जाती है कॉर्डेट में, नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड और गिल स्लिट्स। 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती है, नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, वेंट्रल नर्व कॉर्ड, डॉर्सल नोटोकॉर्ड, इस तरह से लिखते हैं कई लोग, डॉर्सल नोटोकॉर्ड, वेंट्रल नर्व कॉर्ड एंड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। शॉर्ट में लिखना है तो नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड और गिल स्लिट्स, लेकिन पूरा लिखना है तो डॉर्सल नर्व कॉर्ड, वेंट्रल नर्व कॉर्ड, डॉर्सल नोटोकॉर्ड, वेंट्रल नर्व कॉर्ड एंड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। फेरेंजियल गिल स्लिट्स का मतलब है कि फेरिंग्स जो है, गले के यहाँ पे जो फेरिंग्स वाला हिस्सा है, इस हिस्से में गिलों का छिद्र पाया जाना, गिल छिद्र पाया जाना, ये विशेषता है कॉर्डेट की। ये चीजें आपको उधर नहीं मिलेंगी, ये इकाइनोडर्म तक ये बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो जो हमने प्रोटोजोआ से लेके इकाइनोडर्म तक देखा, वहां पर ये चीजें नहीं मिलती। अब ये 3 चीजें जब मिलना शुरू होती हैं तो उसको कहा जाता है कॉर्डेट, ये कॉर्डेट कैरेक्टर है। तो पहले कई सारे एनिमल्स को इस ग्रुप से बाहर रखा जाता था, कॉर्डेट ग्रुप से बाहर रखा जाता था, और कई को इंक्लूड कर लिया जाता था। तो अभी गार्स्टिंग और इनने 1930 के आसपास कुछ परिभाषाएं बदली, और उन परिभाषाओं में ये निकल करके आया कि जीवन की किसी अवस्था में ये तीनों चीजें होनी चाहिए। जीवन की किसी अवस्था, यानी जब वो पैदा होता है, यानी कि वो लार्वा होता है, या अंडे से जब वो बाहर बनता है, उसका निर्माण होता है, वहां से लेकर के मरने तक जब कभी ये तीनों चीजें होती है, नोटोकॉर्ड, नर्वकॉर्ड और गिल स्लिट्स, उसको कॉर्डेटा कहा जाएगा। ठीक है, हेमीकॉर्डेटा में ये सब चीजें अधूरी है, इसलिए उसका नाम है आधा कॉर्डेटा, हेमीकॉर्डेटा। हेमी मतलब आधा, तो हेमीकॉर्डेटा का मतलब हो गया आधा। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, बेलेनोग्लॉसस, सेकोग्लॉसस एंड सिफेलोडिस्कस। हेमीकॉर्डेटा के एग्जाम्पल हैं बेलेनोग्लॉसस, BALANO, GLOUS, SUS सॉरी, एंड सेकोग्लॉसस, SACCO, सेकोग्लॉसस, GLOSUS। तो बेलेनोग्लॉसस एंड सेकोग्लॉसस एंड सिफेलोडिस्कस, CPHLO, DISCUS, डिस्कस, सिफेलोडिस्कस। ये एनिमल्स हैं, ये एनिमल्स ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें आधे कॉर्डेट कैरेक्टर हैं। उनकी बॉडी में छोटी सी नर्वकॉर्ड मिलेगी, छोटा सा नोटोकॉर्ड मिलेगा, मामूली, जिंदगी की किसी एक अवस्था में थोड़ा सा मिलेगा, इसलिए उसको बोलते हैं हेमीकॉर्डेट। इसके बाद हम शुरू करेंगे कॉर्डेटा, और कॉर्डेटा के ये लक्षण जो है ये आपको देखना है। इसके अलावा एक लिस्ट बना लीजिए सिस्टम की, जो सभी ग्रुप में देखने को मिलेगा कॉर्डेटा के। पहला, ये फ्रेश पेज पे लिखो, एक फ्रेश पेज पे किसी भी एनिमल की तारीफ लिखनी है, उसका परिचय लिखना है, उसके बारे में कुछ लिखना है, तो ये एक पैटर्न होना चाहिए। मैंने पहले भी बताया था, फिर बताओ। पहला पैटर्न, पहली चीज है उसका हैबिट एंड हैबिटेट। हैबिट एंड हैबिटेट, उसका स्वभाव कैसा है। हैबिट मतलब उसका स्वभाव, वो क्या खाता है, किस तरह से खाता है, वो नॉक्टर्नल है या डायर्नल है, रात में निकलता है खाने के लिए, दिन में निकलता है, तो स्वभाव कैसा है, साइज शेप कैसा है। दूसरा होता है हैबिटेट, वो रहता कहाँ है, बिल बना के रहता है, पेड़ पे रहता है, जमीन में रहता है, पानी में तैरता रहता है, क्या करता है वो।
तो पहला हैबिट एंड हैबिटेट, हमेशा ध्यान रखें, एक ही तरीका है सबसे। और हैबिट एंड हैबिटेट में आपको बता दिया, निवास उसका, फूड, चलने का तरीका, टाइम, ये सब। नेक्स्ट है इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, उसका स्किन, स्किन के बारे में लिखना, एक्सोस्केलेटन वाला स्किन कैसा है, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। दूसरा एंडोस्केलेटन पे आ जाइए डेफिनेटली। एंडोस्केलेटन यानी कि वर्टिब्रल कॉलम कैसा है, वर्टिब्रा कैसा है, बोन्स कैसी हैं। तो स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र। क्योंकि हमने फूड से शुरू किया है तो डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा वो डाइजेस्टिव सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन कैसे होता है, श्वसन, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगेन सर्कुलेटरी सिस्टम, परिवहन तंत्र, परिसंचरण भी बोलते हैं, परिवहन और परिसंचरण। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें हार्ट और वेसल्स आ जाएंगे, वेन्स, आर्टरीज, हार्ट, ये सब चीजें आ जाएंगी। ब्लड भी आ जाएगा, इसी में अंदर आ जाएगा ब्लड भी। इसके बाद लिखिए नर्वस सिस्टम, ब्रेन और नर्व्स, मोटर नर्व्स, सेंसरी नर्व्स। और नर्वस सिस्टम जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ह्यूमन बीइंग के हिसाब से चेंज हो जाएगा। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जब नर्वस सिस्टम लिखा है तो सेंस ऑर्गन्स पे लिख लीजिए, नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन्स, वहीं पे लिख लीजिए। और जहां आपने डाइजेस्टिव लिखा है वहां डाइजेस्टिव के वहां थोड़ा सा एंडोक्राइन सिस्टम भी डाल सकते हैं। एंडोक्राइन अलग से भी लिख सकते हैं, वहां पे भी लिख सकते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ गया। फिर डेवलपमेंट, विकास कैसे होता है उसके अंदर, अंडे से लेकर एडल्ट तक कैसे बनते हैं, तो मेटामॉर्फोसिस या डेवलपमेंट। एंड लास्ट में हो जाएगा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, उसका इकोनॉमिक यानी वो हार्मफुल एनिमल है या बेनिफिशियल है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ठीक है, सेंस ऑर्गन लिखेंगे तब कान, आंख, ये सब चीजें उसमें आ जाए कि उसमें देखने के लिए क्या सिस्टम है, सुनने के लिए क्या है। तो अभी तो हम लोग देखने सुनने वाली कोई बात ही नहीं कर रहे थे। जब हम कॉर्डेट की बात करते हैं तो इन सारे सिस्टम को हम पढ़ते हुए जाते हैं। अभी तक हम उस तरह से नहीं पढ़ते थे लेकिन उतना डेवलप नहीं था, अब ज्यादा डेवलप। ठीक है, ये है। तो ये एक दिमाग में बना लीजिए पूरा, ताकि कभी भी मेंस में लिखने को आए किसी के बारे में तो आप इस पैटर्न पे लिखेंगे तो मैच्योर दिखेंगे, आपको लिखना आता है। ये उसका ये समझ लीजिए कि एक कोड ऑफ कंडक्ट है या शिष्टाचार कि इस तरह से लिखा जाता है बायो में, उसका पैटर्न है। ठीक है, तो अब कॉर्डेट का परिचय हम हर जगह पर इसके हिसाब से प्राप्त करेंगे। तो कॉर्डेट की जब बात करते हैं तो आता है प्रोटोकॉर्डेटा, शुरुआत होती है प्रोटोकॉर्डेटा से। तो क्लासिफिकेशन की शुरुआत, आप मेरा कोई लेक्चर अगर YouTube पे होगा तो हम इनको बोलेंगे कि शेयर कर दें। बोर्ड पे मैंने समझा रखा है, एक क्रेनिएटा एंड क्रेनिएटा। पहला क्लासिफिकेशन होता है एक क्रेनिएटा एंड क्रेनिएटा। तो एक कोने पे आप एक क्रेनिएटा लिख लीजिए, दूसरे कोने पे पेज के दूसरे हिस्से पे क्रेनिएटा लिख लीजिए। एक क्रेनिएटा का मतलब होता है क्रेनियम का नहीं होना।
क्रेनियम का नहीं होना मतलब जिसमें ब्रेन बॉक्स नहीं है, स्कल नहीं है, खोपड़ी नहीं है। जो ये एक रेनिएटा है यही प्रोटोकॉर्डेटा है, एक रेनिएटा ही प्रोटोकॉर्डेटा है। ये शुरुआत है कॉर्डेटा की। और ये 3 तरह के हैं, लार्वेसिया, एसिडिएसिया और थैलिएसिया। लार्वेसिया, एसिडिएसिया और थैलिएसिया। लार्वेसिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि लार्वा के रहते रहते, जब वो लार्वा रहता है तभी उसमें कॉर्डेट कैरेक्टर होते हैं और वो एडल्ट हो जाता है। लार्वेसिया वाला लार्वा ही एडल्ट की तरह बिहेव करता है। एडल्ट वो कभी हो नहीं पाता, लेकिन लार्वा ही बच्चे देने लगता है, रिप्रोडक्शन करने लगता है। एडल्ट हुए बिना ही, इसको बोलते हैं नियोटिनी। एनिमल किंगडम में इस फिनोमिना को कहा जाता है नियोटिनी, NEOTENY। ये जो नियोटिनी है, पीडोजेनेसिस, बच्चों के द्वारा ही बच्चे दिए जाना, पीडोजेनेसिस, शिशु ही बच्चे उत्पन्न करने लगते हैं। तो लार्वेसिया एग्जाम्पल है ओइकोप्लूरा, एनिमल का नाम है ओइकोप्लूरा, OIKOPLEURA, ओइकोप्लूरा, लार्वेसिया। दूसरा है एसिडिएसिया। एसिडिएसिया को हर्डमेनिया, एग्जाम्पल लिख लीजिए, हर्डमेनिया, हर्डमेनिया। ये आप जब इग्नू का वो नोट्स जो मैं आपको लाइफ साइंस वाला LSC09 डाउनलोड करने के लिए कह रहा हूं, उसकी यूनिट में जाएंगे तो आपको ये सब मिल जाएंगे, जहां कॉर्डेटा शुरू हो रहा है। LSC10 है शायद, यहां से LSC10 शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो 10 वाला डाउनलोड कर लीजिएगा, तो पहली यूनिट यही है, तो उसमें जाकर के आपको मिल जाएगा, एग्जाम्पल मिल जाएंगे। और इसका एग्जाम्पल है हर्डमेनिया। हर्डमेनिया का एक कॉमन नेम है सी स्क्वर्ट, समुद्री पिचकारी। यहां प्रश्न जो पूछा जाता है वो परीक्षा में रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस पूछा जाता है। क्वेश्चन आता है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। आप लोग जनरली ऐसा देखते हैं कि मेटामॉर्फोसिस होता है कि एक सिंपलेस्ट लार्वा होता है, बहुत ही सिंपल लार्वा होता है, और उसका डेवलपमेंट होता है और एक कॉम्प्लेक्स एडल्ट बनता है, जटिल प्रकार का एडल्ट बन जाता है सिंपल लार्वा से। तो सिंपल लार्वा मॉडिफाइड इनटू कॉम्प्लेक्स एडल्ट, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। बट हियर इज इन हर्डमेनिया occur retrogressive metamorphosis। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस मतलब कॉम्प्लेक्स लार्वा है और सिंपलेस्ट एडल्ट है। लार्वा ज्यादा डेवलप लगता है और उसके अंदर फुल कॉर्डेट कैरेक्टर्स होते हैं, और जो एडल्ट होता है वो लुक्स लाइक इनवर्टिब्रेट, और वो इनवर्टिब्रेट जैसा दिखता है बिल्कुल एडल्ट, और ऐसा लगेगा कि ये तो नॉन कॉर्डेट है, जबकि उसका लार्वा कॉर्डेट कैरेक्टर वाला होता है, रिच कॉर्डेट कैरेक्टर्स। सो ये जो कॉर्डेट कैरेक्टर है वो लॉस करता जाता है अपना, रिड्यूस होता है। तो रिडक्शन जो हो गया ये हो गया रेट्रोग्रेसिव, नॉट प्रोग्रेसिव, रेट्रोग्रेसिव। पश्चगामी कायांतरण, कायांतरण उल्टी दिशा में हो रहा है, होना था विकसित, अविकसित हो गया, और एक थैले जैसा शरीर बन गया, उसको समुद्री पिचकारी जैसा बोलते हैं, और वो समुद्र में पड़ा रहता है किसी सबस्ट्रेटम से चिपका हुआ। जबकि लार्वा फ्री स्विमिंग था, मूव कर रहा था, मछली जैसा तैर रहा था और एक्टिव भी था, उसमें नोटोकॉर्ड भी था, नर्व कॉर्ड भी था, गिल स्लिट्स भी था, लेकिन टेल रीजन में था। कहाँ था? टेल रीजन में, इसलिए इसको बोलते हैं यूरोकॉर्डेटा। इन तीनों को कहा जाता है यूरोकॉर्डेटा, एसिडिएसिया, लार्वेसिया और थैलिएसिया। जो प्रोटोकॉर्डेट है, प्रोटोकॉर्डेट के 2 हिस्से हैं, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। तो यूरोकॉर्डेटा ये तीनों हैं, और तीसरा है थैलिएसिया, साल्पा, SALPA, साल्पा।
तो साल्पा का फोटो देखेंगे तो जब आप ब्रायोफाइट्स पढ़ते हैं तो तब हम बोलते हैं कि रिक्शा मार्केंशिया के थैलस है। ब्रायोफाइट्स में हम बोलते हैं कि ये जो प्लांट है ये प्लांट थैलस है। हम बोलते हैं आप ट्री क्यों नहीं बोल देते उसको, श्रब्स क्यों नहीं बोल देते, ग्रास क्यों नहीं बोल देते? नहीं, घास तो फिर भी सीधी खड़ी रहती है। और हम बोलते हैं कि इसके अंदर जड़ है जो जमीन में दबी हुई है, और बाहर जो दिख रही हैं उसको लीव्स कहेंगे, स्टेम कहेंगे? नहीं, लीव्स ही कहेंगे। वो फिर भी अगर स्टेम देखोगे तो बहुत बारीक सा नीचे दिखाई देगा जो रूट से अटैच्ड है। लेकिन अगर हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते किसी प्लांट को कि इसमें रूट क्या है, इसमें स्टेम क्या है, इसमें लीव्स क्या है, नहीं डिफरेंशिएट कर पाते, उसको बोलते हैं थैलस। तो रिक्शा मार्केंशिया ये जो प्लांट्स हैं, जो ब्रायोफाइट्स हैं, वो ब्रायोफाइट्स फर्स्ट उनको भी प्लांट एम्फीबियन कहते हैं, क्योंकि एल्गी जो है वो पानी में रहती थी, और एल्गी जब पहली बार जमीन पे आई तो वो ब्रायोफाइट्स बने। और ये ब्रायोफाइट्स में मॉसेस फर्न वाला जो कुछ हिस्सा हम लोग वो पढ़ते हैं ना, तो उसका हिस्सा है जो जीरोसीर हाइड्रोसीर में काम आता है। ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा है अभी पिछले साल कि जीरोसीर हाइड्रोसीर वाला। इकोलॉजिकल सक्सेशन मैं पढ़ाऊंगा, इकोलॉजी जब पढ़ाऊंगा तब आपको इकोलॉजिकल सक्सेशन। फिर भी आप पढ़ना चाहते हैं तो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट वाले में जाकर के इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ सकते हैं। ये यूपीएससी वाले का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है, बहुत बार पूछ लिया उसने, मेंस में भी पूछता है। इकोलॉजिकल सक्सेशन, पारिस्थितिकी अनुक्रमण, यानी जंगल कैसे तैयार होते हैं, तब इन ब्रायोफाइट्स की जरूरत पड़ती है। वो मैं प्लांट में भी बताऊंगा। अगले वीक हम ये प्लांट ही पढ़ेंगे और थोड़ा सा कॉर्डेट्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो वो जो थैलस लाइक बॉडी है, वो बॉडी साल्पा की और डोलियोलम की होती है, थैलिएसिया। इसलिए ये थैलिएसिया है इसका नाम, क्योंकि थैलस जैसी बॉडी। इसमें एनिमल तो है, लेकिन आपको बॉडी में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि इसमें हेड कौन सा हिस्सा है, टेल कौन सा है, इसमें फुट कौन से हैं, विंग्स हैं क्या, नहीं, आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। पानी में रहता है, लेकिन साल्पा डोलियोलम। फिर आइए सिफेलोकॉर्डेटा में। जब यूरोकॉर्डेटा बोला था आपको, तब उसमें बताया था कि इसके टेल रीजन में कॉर्डेट कैरेक्टर है। यूरोकॉर्डेटा में कॉर्डेट कैरेक्टर इन टेल रीजन, और इसमें सिफेलोकॉर्डेटा में हेड रीजन में होता है। सिफेलो मतलब हेड, सिफेलिक रीजन, तो हेड रीजन में होता है। तो यहाँ कॉर्डेट कैरेक्टर केवल हेड रीजन में होते हैं, नोटोकॉर्ड, नर्वोकॉर्ड हेड रीजन में प्रेजेंट होते हैं। इसको कहते हैं एम्फीऑक्सस। एम्फीऑक्सस एम्फीऑक्सस दोनों सिरों से नुकीला होता है, तीखा होता है एम्फीऑक्सस। तो इसको देखिएगा, इसका डायग्राम देखिएगा। तो ये हो गए प्रोटोकॉर्डेट्स, ठीक है। प्रोटोकॉर्डेट्स हो गए, और इनके अंदर क्रेनियम नाम की कोई चीज नहीं है, क्रेनियम नहीं है। अब आइए ऊपर, क्रेनिएटा जहां लिखा था आपने, ये क्रेनिएटा हो गया। क्रेनिएटा के फिर दो हिस्से हैं, एक नेथा और नेथोस्टोमेटा। एक नेथा, AGNATHA, एक नेथा। जिन लोगों का पहले हो चुका है और किसी ने आपने कर लिया है तो आप रिवाइज कर लीजिए। ये भूल जाते हैं, ये याद नहीं रहता है। कई बच्चे जिन्होंने 3-3, 4-4 साल पढ़ा होता है वो भी भूल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये रिवाइज कर लेना अच्छी बात है, इसमें कोई अहंकार की बात नहीं रखना, ठीक है। परीक्षा में घायल हो जाते हैं लोग ये बहुत खतरनाक जीव है, याद नहीं रहते। एक ने था, हम लोगों को तो 26 साल 23 साल हो गए तो हमको याद है, और हमारा ग्रेजुएशन में शुरू कर दिया था तो फिर हमको 30 साल हो गए, उस हिसाब से जोड़े तो हमको 30 साल हो गए, ठीक है। ऐसा लग नहीं रहा है कि 30 साल से पढ़ा रहा हूँ मैं, हाँ।
तो मैं पढ़ा, तो मैं तो 3rd क्लास से ही पढ़ाना शुरू कर दिया था, 2nd से ही पढ़ाना शुरू कर दिया था, मेरी क्लास के बच्चों को पढ़ाता था। तो हमारे पिताजी हेडमास्टर थे और टीचर जो हमारे क्लास टीचर थे वो हमको आगे साइकिल के डंडे पे बिठा के ले जाते थे। तो पिताजी कभी पिताजी की साइकिल पे बैठते थे और कभी उनकी छुट्टी होती थी, उनको कहीं जाना होता था तो हमारा क्लास टीचर ही बिठा के ले जाते थे स्कूल में। तो वो जब कॉपी वगैरह भी हम ही चेक करते थे, तो वो जो टीचर थे वो हमारी कॉपी में सब लिख देते थे, साल भर का जो भी बच्चों को होमवर्क देना है वो सब हमको नोट करके मेरी कॉपी में अपने हाथ से लिखते थे और फिर मुझे कहा जाता था कि आप नोट कराते रहो इसको, रोज इसमें से चुन चुन के होमवर्क देते रहो। तो मैं बोर्ड पे लिखता था, उस कॉपी को देखते हुए बोर्ड पे लिखता था, और गलत लिखते थे तो हमारे पिताजी पीछे से आगे पिटाई भी करते थे, वहाँ सबके सामने पूरी क्लास में पिटाई भी होती थी। तो फिर डर के मारे लिखते थे, अच्छा लिखते थे अच्छा लिखते थे तो पढ़ाना सीख गए। तो मैं 7 साल की उम्र से पढ़ा रहा हूँ ठीक है, और अपनी क्लास को पढ़ाता आया हूँ, तो रेगुलर तब से टीचर ही हूँ। तो स्कूल में भी जब 11th 12th में आए तब भी 9th 10th को पढ़ा रहे हैं, कॉलेज में गए फाइनल में पहुंच गए तो 1st ईयर 2nd ईयर को पढ़ा रहे हैं, मतलब हमेशा पढ़ाते रहे, पढ़ाना कभी बंद नहीं हुआ। 7 साल की उम्र से पढ़ा रहे हैं कंटिन्यूस। तो बहुत सालों का एक्सपीरियंस मान सकते हैं, यानी 40 साल का एक्सपीरियंस मान सकते हो। मैं 48 साल का हूँ तो 41 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का ठीक है। तो अभी कोई आप मेरी उम्र देख के अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि 41 साल से पढ़ा रहा है कोई। हाँ, लेकिन अगर आप वो वाला निकाल भी दें तो फिर भी अगर आप देखें तो कॉलेज में आने के बाद भी देखें तो फिर भी 30 साल तो हो ही गए, 30-32 साल। और उससे पहले जो पीएमटी का पढ़ाते थे, कॉलेज में आने के बाद पीएमटी की कोचिंग क्लासेस होते थे। तो उस समय पीएमटी होती थी, आजकल नीट होता है, तो वो बकायदा प्रोफेशनल क्लासेस होती थी। जो रेगुलर ऑलरेडी जो क्लासेस टीचर लेते थे ठीक वैसा ही फीस मेरा भी होता था, उतना ही फीस होता था। और हमारे पढ़ाए हुए कम से कम 100 से ज़्यादा डॉक्टर हैं हमारे स्टूडेंट्स। और उसके बाद फिर हमने सिविल सर्विसेज पढ़ाना शुरू किया, जिसको 27 साल हो गए, 26-27 साल हो गए, 27वां चल रहा है, 26 कंप्लीट हो गए, है ना। तो इस फरवरी में 26 साल कंप्लीट हो गए, 27वां शुरू हो गया। तो इतना एक्सपीरियंस जो है वो तब जाकर के हम इतने अच्छे से फ्लुएंसी से बायो बिना बोर्ड के, बिना किसी हेल्प के बता पा रहे, बिना नोट्स के। हमारे सामने कोई नोट्स नहीं है क्योंकि सब रट गया, याद हो गया, और हम आपको बहुत छांट के सिलेक्टिव बता रहे हैं। बहुत कई गुना याद है हमको उससे, लेकिन हम बहुत थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं ताकि परीक्षा में आप लोग कुछ कर पाए। तो उसका फायदा उठाइए। उसका फायदा ये है कि जाकर के डायग्राम देखो, किताब टटोलो, इग्नू का जो बताया जा रहा है उसको डाउनलोड करो, वीडियो देखो, इमेजेस देखो, क्लियर हो जाए, ठीक है। या फिर पुराने से हमारे लेक्चर सुन लो, बायोडाइवर्सिटी के जुड़े हुए, है ना, कुछ है ना बायोडाइवर्सिटी वाले, एनिमल्स वाले, बता देंगे हम क्लास में, तो वो आपको ग्रुप में अवेलेबल करा देंगे। जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं। जो लोग नोट्स खरीदने में सक्षम है वो हमारे नोट्स खरीद लें, और जो हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं पेड वाली वो क्लास ज्वाइन कर लें। तो तीनों तरह के फायदे आपको मिल सकते हैं। पुराने लेक्चर वैसे मेरा देखा, अगर मैं कहूँ कि 480 के आसपास लेक्चर्स हो जाएंगे अभी, 480 के आसपास, तो 470 भी माने तो 470 का 600 घंटा होता है कम से कम। 600 आवर्स का मैटर तो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। 600 घंटे, 600 घंटे बहुत होता है। 2 घंटा भी आप रोज देखेंगे तो साल भर लगेगा, बहुत होता है ना। और उसको फॉलो करेंगे, होमवर्क करेंगे तो और ज्यादा टाइम लगेगा, तो 2 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि 1 घंटे में जो बताया जाएगा उसका होमवर्क भी करना है आपको। तो बहुत मैटर है, बहुत ज्यादा मैटर। मुझे नहीं लगता कि आईएएस बनने के लिए उसके अलावा कोई गाइडेंस की जरूरत है। पूरा आईएएस बना जा सकता है, पूरा कंप्लीट। और इन दिनों के करंट के आप सुन लोगे तो करंट अफेयर्स भी कल हमने बहुत सारा जाके देखा आपने,
तो कुछ लगा कि काम की चीजें हैं सब? हाँ, वो सब चीजें तो ये करिए आप लोग, ठीक है। कुछ भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आपके पास कार पड़ी है, खाली रोड भी है और किसी ने बता भी दिया है चलाते कैसे हैं, आप चाबी उठा ही नहीं रहे वहां से चाबी उठाओ और उसको बता तो दिया है, वैसे ही प्रैक्टिस करो। सामने खाली मैदान है, खाली चलाने के लिए जगह है आपके पास, एक्सीडेंट होने का कोई डर नहीं, आराम से चलो, धीरे धीरे चलाना सीख जाओ। अब आप चाहो कि कोई आएंगे फिर वो चलाना सिखाएंगे, तब तक हम चाबी को हाथ नहीं लगाएंगे, फिर ऐसे सीखना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। जिसको सीखना, जहाँ चाह वहाँ राह होती है, कई लोग सीख जाते हैं ऐसे, है ना। तो कई लोग तो ऐसे गेस्ट की पड़ी होती है तो उसी को ठोकाते हैं उसको बताए बिना जो है चाबी ले जाते हैं और उसको शुरू कर देते हैं। वो तो फिर कुछ खरोच वगैरह लगती ही तो पता चलता है कि कुछ स्क्रैच से पता चलता है कि चलाया गया है, अदरवाइज तो ऐसे ही सीख लेते हैं। साइकिल तो ऐसे ही सीखी जाती थी, बाइक भी ऐसे ही सीखते थे लोग, स्कूटी भी ऐसे ही सीखते थे। तो वैसे ही ये भी है, यूट्यूब पे आपको प्रॉपर गाइडेंस दिया जा रहा है, आप पूरा उसको फॉलो करो, बन जाओगे। कोई नामी गिरामी बड़ी क्लासेस करने की जरूरत नहीं है। हमारी क्लास और नोट्स ये करता है कि आपका टाइम बचाता है। जो काम आप 3 साल में करने जा रहे हो, नोट्स ले लोगे तो वो 2 साल में हो जाएगा, और क्लास ज्वाइन कर लोगे तो वो 1 साल में हो जाएगा। तो ये फर्क पड़ता है, वो साल कम कर देता है, आपका समय कम कर देता है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं है, और कोई फायदा नहीं है। अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो आप YouTube से 3 साल में बन जाओ, 4 साल में बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हम कोई भेदभाव नहीं करते, हमारे वहाँ जो क्लास में पढ़ते हैं, यहाँ पढ़ते हैं, वो जानते हैं, हम वही बताते हैं। वहाँ से ऑडियो विजुअल का, थोड़ा बोर्ड का, ब्लैक बोर्ड का, उसका इंटरेक्टिव पैनल का, इंटरनेट का जो हम मीडियम यूज करते हैं, उससे थोड़ा सा उसका फर्क पड़ता है। अदरवाइज गाइडेंस पूरा 100% यही होता है, बस वो समय ज़्यादा होता है उसका, 3 से 4 घंटा रोज होता है, और 3 से 4.5 घंटा करीब हो जाती है क्लास कभी कभी, और ये सप्ताह में 2 बार होती है, वो रोज होती है। तो थोड़ा सा ये अंतर है, बाकी और कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं। तो आप लोग फायदा उठा सकते हो अपनी क्षमता के हिसाब से, आपकी जैसी क्षमता है, जैसी आपकी आर्थिक स्थिति है, उस हिसाब से आप उसका फायदा उठा सकते हो। तो ये करना क्या हो गया, सिफेलोकार्डिटा। फिर आ जाइए एग्नेथा और नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा का मतलब है जॉलेस, जॉज एब्सेंट, जॉ नहीं होते एग्नेथा में। इसमें एक ही ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है, हालांकि और भी हैं एग्नेथा में, लेकिन साइक्लोस्टोमेटा उसको बोलते हैं, साइक्लोस्टोमेटा। देखिए बायोलॉजी में स्टोमेटा का मतलब होता है माउथ, और साइक्लो का मतलब होता है साइक्लिक। तो एक साइक्लिक माउथ होता है, ये 2 है, एक है मिक्सिन और एक है पेट्रोमाइजोन, मिक्सिन एंड पेट्रोमाइजोन। तो मिक्सिन है, उनको कहा जाता है हेग फिशेस। हेग फिशेस, हेग फिशेस बड़ी खतरनाक होती हैं, उनके जो साइक्लिक माउथ होते हैं वो फिश को कई बार फिश खा जाती हैं वो, या डेड मटेरियल पे, खास करके डेड जो एनिमल्स हैं उन पे अटैक ज्यादा करती हैं। तो वो है मिक्सिन। दूसरा है पेट्रोमाइजोन। पेट्रोमाइजोन को लेम्प्रे भी कहते हैं, लेम्प्रे, LAMPRAY, लेम्प्रे। ठीक है, तो इसको जाके पढ़ लीजिएगा। लेम्प्रे पैरासाइट्स होते हैं फिशेस के ऊपर। लेम्प्रे एक्टोपैरासाइट, जो बाहर चिपके रहते हैं पैरासाइट, उनको एक्टोपैरासाइट कहा जाता है, और बॉडी के अंदर होते हैं उनको एंडोपैरासाइट। तो पैरासाइट्स के 2 टाइप हैं। किसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहाँ रहते हैं, बॉडी के ऊपर रहते हैं या बॉडी के अंदर रहते हैं। तो एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट, तो ये एक्टोपैरासाइट है लेम्प्रे। अब आ जाइए नेथोस्टोमेटा में। नेथोस्टोमेटा मतलब जॉड एनिमल, यानी जिनमें जॉज होते हैं, जबड़े उपस्थित हैं, क्रेनियम ऑल्सो प्रेजेंट एंड जॉज ऑल्सो प्रेजेंट। जॉ, जबड़े उपस्थित हैं,
दांत, जबड़े होंगे तो दांत भी होंगे, ठीक है। टेल भी होगी, यहां से टेल की शुरुआत भी हो जाती है, ग्नेथोस्टोमेटा से टेल की शुरुआत भी हो जाती है, और दांत की शुरुआत भी हो जाती है जबड़े की। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट ग्रुप है पाइसेस, फिशेस, फिशेस सारी आ जाएंगी। तो सबसे पहले एक ग्रुप पूरा अलग निकाल दो, फिशेस। ग्नेथोस्टोमेटा के दो पार्ट हैं, एक फिशेस, दूसरा टेट्रापोडा, 4 पैर वाले। पहला फिशेस, दूसरा 4 पैर वाले टेट्रापोडा। उनको पाइसेस, PISES, पाइसेस, ऐसे ग्रुप में ऐसे लिखते हैं क्लासिफिकेशन के समय में, फिश। और टेट्रापोडा के जो एनिमल्स हैं वो कहे जाते हैं एम्फीबिया, रेप्टिलिया, बर्ड्स और मैमल्स। टेट्रापोडा में 4 प्रकार के सुपर ऑर्डर आएंगे। कभी कई बार कुछ क्लासिफिकेशन उनको सब क्लास लिखते हैं, कुछ लोग क्लास लिखते हैं, कुछ लोग सुपर ऑर्डर लिखते हैं। ये इसमें ज़्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अलग अलग देशों के हिसाब से, अलग अलग वैज्ञानिकों के हिसाब से अलग अलग तरह से क्लासिफिकेशन, मोटा क्लासिफिकेशन आपको याद होना चाहिए। तो टेट्रापोडा है एम्फीबिया, रेप्टिलिया, बर्ड्स और मैमल्स। बर्ड्स को एवीज लिखते हैं, एव्स या एवीज, AVES। बर्ड्स को लिखने का तरीका होता है एवीज या एव्स, ठीक। तो सबसे पहले आइए फिशेज में। फिशेज बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन है। और ये जो समय है सिल्यूरियन का समय, ऑर्डोविशियन और सिल्यूरियन। तो यहां आपको जियोलॉजिकल टाइम टेबल याद रखना होगा, ठीक है। जियोलॉजिकल टाइम टेबल, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन। तो वो जो हम बात करते हैं वहां पर कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। तो ये जाकर के देखिएगा जियोलॉजिकल टाइम टेबल, ज्योग्राफी वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट, हिस्ट्री वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट, बायोलॉजी के दोनों, बॉटनी और जूलॉजी दोनों के लिए, क्योंकि एनिमल्स का इवोल्यूशन भी बताना है, प्लांट्स का भी बताना है, दोनों पैरेलल हो रहे हैं। जियोलॉजी में मैंने आपको बताया है कि रॉक्स का मॉडिफिकेशन कब कब हुआ, दुनिया कैसे बनी, क्या हिस्ट्री में भी आप सब पढ़ोगे। तो बड़ा मल्टीपर्पज है। कभी भी कोई फॉसिल मिला, कोई स्टडी है, फॉरेंसिक स्टडी है, फॉरेंसिक नहीं सॉरी, माइटोकॉन्ड्रियल जेनेटिकल स्टडी है, ये इवोल्यूशन से जुड़ी हुई कोई स्टडी है, आर्टिकल है, करंट अफेयर्स में भी बहुत काम का है। और है ना, जब आप ऐसे लिखेंगे और ऐसे टाइप आंसर लिखेंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर्स जो होंगे 300 वर्ड्स के, और वो तब आपको इस टर्म्स में लिखने में ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है और लिखते समय में आपकी कंटेंट का जो क्वालिटी है वो बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि आप जियोलॉजिकल टाइम टेबल के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, तो ज़्यादा मैच्योर होता है आंसर आपका, तो मार्क्स अच्छे आते हैं। तो कुल मिलाकर के पूरा सिविल सर्विसेज की परीक्षा में इसका फायदा मिलता है। तो जियोलॉजिकल टाइम टेबल आप किसी भी हालत में तैयार करें। तो कैम्ब्रियन के बाद मैंने बताया कि ऑर्डोविशियन, देन सिल्यूरियन। सिल्यूरियन आते आते और फिशेस की शुरुआत होने लगी थी, और खास करके इग्ने था और नेथोस्टोमेटा वाला जो क्लासिफिकेशन है ये वहीं का है। और डिवोनियन को बोलते हैं एज ऑफ फिश, उसको मछलियों का युग कहा जाता है। डिवोनियन को क्या कहा जाता है? मछलियों का युग। और कार्बोनिफेरस में एम्फीबिया की शुरुआत हो गई थी, यानी टेट्रापोडा, जो भी आपको लिखवाया। तो डिवोनियन में जाकर के मछलियां बहुत अच्छे से डेवलप हो गई थी। तो ये रिवॉल्यूशन है, एज ऑफ फिश बोला है, मतलब बहुत बड़ी बात है। इससे पहले जो एनिमल्स थे वो एक तरह से नेक्टॉन्स नहीं थे, प्लैंक्टॉन्स थे, न्यूस्टॉन्स थे, प्लैंक्टॉन्स थे, बेंथोस थे। लेकिन अब नेक्टॉन्स शुरू हो गए, यानी अपनी मर्जी से पानी की धारा के विपरीत दिशा में गति करना, मूवमेंट करना। फास्ट मूविंग एनिमल्स, पानी के अंदर बहुत तेज गति से घूमने वाले एनिमल्स।
तो ये तो एक क्रांति हो गई जीवों की दिशा में। तो सबसे पहले जो एनिमल्स इस प्रकार के आए थे उनको कहा जाता है कार्टिलेजिनस एनिमल, यानी कि कॉन्ड्रेक्थिस। ये एनिमल थे कॉन्ड्रेक्थिस, जिनकी बॉडी, जिनका एंडोस्केलेटन मेड अप ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज का बना हुआ एंडोस्केलेटन है, बोन्स नहीं है, कार्टिलेज है। दांत जो होते हैं होमोडोंट टाइप के दांत हैं, सारे दांत एक जैसे, तीखे तीखे दांत हैं सारे, होमोडोंट। और हेटेरोसर्कल टेल, टेल कैसी है? हेटेरोसर्कल, यानी टेल का एक हिस्सा, एक कोना तीखा है और लंबा है और दूसरा कोना छोटा है। और गिल स्लिट्स ओपन, गिल स्लिट्स ओपन है। एग्जाम्पल है शार्क्स, शार्क जितनी भी शार्क मछलियां जो हैं वो सारी की सारी कॉन्ड्रेक्थिस है, कार्टिलेजिनस फिशेस, मांसाहारी है। और मराइन है, एक्सक्लूसिवली मराइन। कॉन्ड्रेक्थिस फिशेस जो हैं वो एक्सक्लूसिवली मराइन है, यानी फ्रेश वाटर में नहीं मिलती, समुद्र में मिलती। दूसरे नंबर पे हैं स्केट्स, राइनोबेटस लाइक स्केट्स, शार्क्स स्केट्स, SKATES स्केट्स। राजा, राइनोबेटस, राजा मछली है, RAJ राजा, और राइनोबेटस। गिटार फिश भी बोलते हैं उसको, गिटार फिश। और तीसरी फिशेज हैं रेज, RAYS, रेज, इलेक्ट्रिक रे, स्टिंग रे। ये तो ये सब मछलियां जितनी भी हमने बताई, एंड काईमीरा, काईमीरा। ठीक है, ये फिशेज जो हैं ये कॉन्ड्रेक्थिस फिशेज हैं, यानी कि कार्टिलेज किसका बना हुआ है, सॉरी एंडोस्केलेटन किसका है? कार्टिलेज का। इसके बाद की फिशेज आती हैं ऑस्टिक्थिस फिशेज, ऑस्टिक्थिस, OSTEICHTHYES, ऑस्टिक्थिस। ऑस्टिक्थिस मीन्स एंडोस्केलेटन बोन्स का बना होता है, बोन्स, ओसिफिकेशन। ऑस्टियोलॉजी एंड कॉन्ड्रियोलॉजी। सो कॉन्ड्रियोलॉजी रेफर्स टू स्टडी ऑफ कार्टिलेज, कॉन्ड्रियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ कार्टिलेज, एंड ऑस्टियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ बोन्स। ठीक है, स्टडी ऑफ बोन्स। सो बोन्स और कार्टिलेज में डिफरेंस, हमारा जो कान है ये कार्टिलेज का बना होता है, लेकिन नाक के यहाँ पर थोड़ा सा अंदर का हिस्सा कार्टिलेज का, लेकिन बाकी अधिकांश जो है नेजल बोन है, तो मजबूत होता है। तो बोन हार्ड है, कार्टिलेज इलास्टिसिटी ज्यादा होती है कार्टिलेज में। और इसकी जो सेल्स होती हैं वो कहलाती हैं कॉन्ड्रियोसाइट्स, और इनकी कहलाती है ऑस्टियोसाइट्स। इसलिए बोन्स के बनने की प्रोसेस कहलाएगी ऑस्टियोजेनेसिस, एंड कार्टिलेज के बनने की प्रोसेस कॉन्ड्रियोजेनेसिस। तो ये बायोलॉजी की टर्म समझ में आ गई ना, ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोलॉजी एंड ऑस्टियोजेनेसिस, है ना। इसलिए ऑस्टियोपोरोसिस होता है, हड्डियों में छेद हो जाना। तो जो एजेड लोग होते हैं उनके बोन्स में छेद हो जाते हैं, तो ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, तो थोड़ी टर्मिनोलॉजी जान जाओगे तो बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में वैसे ही क्लू लग जाएंगे, तुक्का मारने में अच्छा लगता है। ठीक है, कंफर्म रहता है वो कि ठीक है, तो उसके पीछे भी तो ज्ञान है ना, तुक्का ऐसे ही थोड़ी लगाया जाता है। कई लोग तो बोला हमारा गैस बहुत अच्छा है, हम लोग तो एकदम से जो सोचते हैं वही होता है, तो वो नॉलेज ही होता है। ठीक है, ब्रेन के किसी न किसी हिस्से में कहीं पड़ा हुआ है वो,
तो वो काम आता है तुक्का लगाने में, गैस लगाने में। चलिए, तो ये ऑस्टियोसाइट्स में, ऑस्टिक्थिस फिशेज में आ जाइए। ऑस्टिक्थिस फिशेज जितनी भी आप लोग फिशेज देखते हैं, बाकी शार्क, स्केट्स और रेज के अलावा जितने भी, वो सब ऑस्टिक्थिस फिशेज, खास करके इनलैंड के अंदर नदियों में जो मिलती है, हमारे यहाँ नदी में जो फिश मिलती है, ठीक है। विवादास्पद मछली जो है पिछले काफी समय से होशंगाबाद में, मैं भूल गया फिर नाम क्या था वो, हाँ महाशीर मछली, दैनिक भास्कर वाले ने भी छापा था, तो आप जाकर के पढ़िए, एमपीपीएससी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट। महाशीर मछली, टोरटोर, जूलॉजिकल नेम है टोरटोर, है ना। तो उसका बड़ी मछली होती है और पानी की सफाई भी करती है, नर्मदा की सफाई भी करती है। और उसका झगड़ा हो गया एक तरह से, क्योंकि शिकार बहुत, अवैध शिकार बहुत होने लगा, तो गायब सी होने लगी, विलुप्त होने लगी है, कम संख्या में बची है महाशीर। ये सब मछलियाँ, लेबियो हुआ, रोहू हुआ, कतला हुआ, ठीक है, और मिस्टर सिंगाला, मिस्टर ओर, और इंपॉर्टेंट स्पीशीज बहुत सारी हैं मध्य प्रदेश में। लेबियो की बहुत सारी स्पीशीज हैं, लेबियो बाटा, लेबियो कालवासु, लेबियो रोहिता, रोहू मछली जिसको कहते हैं, तो लेबियो की बहुत सारी स्पीशीज हैं। और कतला है, कतला बहुत बड़ी फिश है, 20-20, 25-25 किलो की फिश रहती है। तो फिश फूड जो उसकी जो सेल की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और मार्केट में डिमांड भी बहुत है उस फिश की, तो वो उस हिसाब से फिश कल्चर, पीसी कल्चर। तो यहाँ आकर के फिश में आकर के आपको एक चैप्टर पढ़ना चाहिए इकोनॉमिक ज़ूलॉजी में, पीसी कल्चर, फिश कल्चर। इसको जाकर के देखिए, फिश कल्चर के ऊपर नोट्स बनाइए हैं, एमपीपीएससी वाले ने पूरा क्वेश्चन पूछा है फिश कल्चर पे। और कभी कभी वो कंपोजिट फिश कल्चर के नाम से पूछता है, कंपोजिट फिश कल्चर, मिश्रित मत्स्य संवर्धन। हिंदी तो बड़ा खतरनाक है तो इन इंग्लिश ही चलने दो। तो कंपोजिट फिश कल्चर, एक्वा कल्चर, एक्वा कल्चर थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है। एक्वा कल्चर में पर्ल कल्चर भी आ जाता है, फ्रॉग कल्चर भी आ जाता है, और फिश तो आता ही है, लेकिन एक्वा कल्चर। तो आप ये कभी यूनिवर्सिटी जाएंगे तो वहाँ आपको फिश कल्चर, एक्वा कल्चर, पॉन्ड वगैरह काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी ज़ूलॉजी वाले सेक्टर में। फिशरीज अपने आप में एक डिपार्टमेंट है, फिशरीज, ठीक है। तो यहाँ कुछ मैं थोड़ी सब शब्दावली आपको बता दूँ। इक्थियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ फिश, इक्थियोलॉजी, ICHTHIOLOGY। Ichthyology means study of fishes. And fisheries, study of fish culture, study of fish culture, fisheries. And PC culture also, फिशरीज का एक नाम और है पीसी कल्चर, पीसी कल्चर। तो क्या क्या डिफरेंस है? इक्थियोलॉजी में स्टडी ऑफ फिश, एंड पीसी कल्चर मतलब फिश को कल्चर करना, स्टडी नहीं। और फिशरीज मतलब पीसी कल्चर की स्टडी, तो वो फिशरीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। और फिशिंग, फिशिंग एक अलग वर्ड है, हार्वेस्टिंग ऑफ फिश फ्रॉम पोंड और रिवर। तो समुद्र से, तालाब से, नदी से मछली पकड़ना, ये कहलाता है फिशिंग। वो फिशिंग वर्ड बिल्कुल अलग है, तो सबको मिक्स मत कर देना। फिशिंग अलग चीज है, फिशरीज अलग चीज है, पीसी कल्चर अलग चीज है, इक्थियोलॉजी अलग है, ठीक है। ये है। प्रॉन को भी झींगा मछली बोलते हैं, लेकिन प्रॉन क्या है? आर्थ्रोपोड, बताया था ना, क्रस्टेशियन।
आर्थ्रोपोड, लेकिन उसको बोलते क्या है? झींगा मछली, झींगा फिश बोलते हैं। मध्य प्रदेश में बहुत होता है, और ये फिश कल्चर भी मध्य प्रदेश में बहुत होता है, नर्मदा में, चंबल में, सब जगह, ताप्ती में, उधर की जो सारी नदियां हैं, सोन, सब में, पूरे मध्य प्रदेश में फिश कल्चर बहुत बड़ी मात्रा में होता है। इसलिए पूरा एक मंत्रालय, मिनिस्ट्री है फिशरीज, मत्स्य विभाग, मत्स्य मंत्रालय भारत, मध्य प्रदेश में। और बहुत सारा सब्सिडी मिलता है गवर्नमेंट से, सब्सिडी तैयार होता है। मछुआरों की बड़ी मात्रा है, फिशरमैन बहुत बड़ी संख्या में है, और उनको कई तरह की सुविधाएं हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उनकी, तो कोऑपरेटिव मूवमेंट का भी हिस्सा है फिशरीज। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का एक पार्ट होता है फिशरीज। किसका पार्ट है? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का। एंड रिसर्च एंड एजुकेशन में तो बहुत बड़ा रोल है। तो मध्य प्रदेश के रेवेन्यू का बहुत बड़ा हिस्सा है, जितना कमाई शराब से होती है उतनी कमाई फिशरी से होती है। शराब के बराबर इक्वल रेवेन्यू है, ठीक है। रेवेन्यू के मामले में देखेंगे तो वो अगेंस्ट जाता है। इसलिए आप देखोगे कि जगह जगह पर जो पोंड, बड़े बड़े पोंड है, डैम है, रिजर्वायर है, उन सबके जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो शराब व्यापारी हैं। जो शराब का ठेका लेता है वही फिश का ठेका भी लेता है। तो इतना उसको उसमें माल दिखता होगा ना। तो जेम्स एंड ज्वेलरीज में आप देखते होंगे कि जो लोग हीरे का कारोबार करता है वो सोना चांदी का भी करता है, सोना चांदी वाला हीरे का भी करता है, तो दोनों की दुकान एक जैसी हो जाती। वैसे समझ लो कि शराब और मछली का जो है बड़ा मध्य प्रदेश में वो है व्यापार। और यहाँ की जो इनलैंड फिशरी है उसकी फिश बड़ी टेस्टी मानी जाती है, और वो पूरे इंडिया में, खास करके कोस्टल रीजन में, कोलकाता और चेन्नई, और वहाँ पर बहुत डिमांड है इसकी, तो यहाँ से बहुत जाती है। तो यहाँ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के रेवेन्यू, तो इसलिए आपको एक आध प्रश्न जो है एमपीपीएससी में इससे मिल सकता है, ठीक है ना। तो मैंने थोड़ा सा स्टेट लेवल की सर्विस के हिसाब से भी इसको कर दिया, और मेंस में तो सवाल पूछता है तो सीधा पूछ लेता है, ठीक है। चलिए, तो फिश की बात हो गई। यहाँ पर एक अगला ग्रुप अभी फिश खत्म नहीं हुआ है, लेकिन ये आपको मैं होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ। ऑस्टिक्टिस फिशेज की लिस्ट बनाई है थोड़ी सी, इंपॉर्टेंट फिशेज, पॉलीप्टेरस, एमिया एंड एक्सोसीटस, फ्लाइंग फिश, सी हॉर्स। अब एक फिश है लेकिन उसको हॉर्स कहा जाता है तो उल्टा है एनिमल किंगडम में। सी हॉर्स, हिप्पोकैम्पस, वो क्या है? फिश है, ऑस्टिक्टिस फिश है। पाइप फिश, सिनग्नेथस। तो ऐसे आप लोग कम से कम 50 मछलियां लिखिए, ऑस्टिक्टिस की 50 फिशेज की लिस्ट बनाई है, और उनके कॉमन नेम भी लिखिए, पर्च, म्यूगिल, कॉमन कार्प, कार्प कल्चर एक और वर्ड है, कंपोजिट फिश कल्चर जो हमने लिखा था ऊपर, वहां पर कार्प कल्चर भी लिख सकते हैं आप। मेजर कार्प, माइनर कार्प, ग्रास कार्प, मिरर कार्प, एक्सोटिक कार्प्स, ऐसे कई तरह के वर्ड्स यूज होते हैं। तो मिरर कार्प कौन सी हैं, ग्रास कार्प कौन सी हैं, सिल्वर कार्प कौन सी हैं, मड कार्प कौन सी हैं। तो अलग अलग स्पीशीज के हिसाब से आपको नाम मिलेंगे। उन नाम की फिशेज जो है वो आगे लिखिए, परीक्षा में कहीं न कहीं काम आएंगे। फिश कल्चर में एक होता है ट्राउट कल्चर, ठंडे प्रदेशों में, हिली रीजन में, जहां तापमान बहुत कम होता है, ऐसे क्षेत्रों में जो फिश कल्चर होता है उसको कहा जाता है ट्राउट कल्चर। क्योंकि कभी कभी मौसम ठंड का होता है तो झीलें जम जाती हैं, उसके बावजूद भी वो फिश सरवाइव कर जाती हैं, तो टेम्परेचर को टॉलरेट करने वाली होती है। तो वो ऐसी फिशेज जो है ट्राउट कल्चर। एस्चुराइन कल्चर, जहां पर नदियां समुद्र में मिलती हैं तो एस्चुरीज बनाती हैं, तो वहां का जो वाटर पीएच होता है, उसकी सैलिनिटी होती है, वो डिफरेंट होती है। मराइन भी नहीं होता, फ्रेश वाटर भी नहीं होता,
बल्कि मिक्स होता है, तो उसको बोलते हैं एस्चुराइन कल्चर। एंड इनलैंड कल्चर, इनलैंड फिशरीज इनलैंड कल्चर हो जाएगा, जो हमारे पौंड में, नदियों में होता है, बड़े तालाब में हो सकता है। और मराइन फिश कल्चर दो तरह का होता है, कोस्टल फिशरीज एंड डीप सी फिशरीज। कोस्टल फिशरीज एंड डीप सी फिशरीज, तो कई तरह की फिशरीज होती हैं। स्पीशीज के हिसाब से बोलेंगे तो एक्सोटिक फिशरीज, जो फॉरेन स्पीशीज को जब आपके यहाँ पर तैयार किया जाता है, खास करके ऑर्नामेंटल और ऐसी फिशेज जो एक्वेरियम में काम आती हैं, गोल्ड फिश लाइक, एक्वेरियम के लिए जो रंगीन मछलियां होती हैं, स्पोर्ट्स फिश, गोल्ड फिश, ऐसी फिशेज जब तैयार की जाती हैं तो उसको कहा जाता है एक्सोटिक फिश कल्चर। एक्सोटिक फिश कल्चर। ठीक है, फिश कभी नहीं खानी चाहिए, ठीक है, नवरात्रि के अलावा भी। कई लोग नवरात्रि में छोड़ देते हैं, तो हम कभी नहीं खाते फिश। नवरात्रि और बिना नवरात्रि के कोई लेना देना नहीं है हमारा उस, इसलिए हम नवरात्रि में पढ़ा भी रहे हैं। नहीं तो कहोगे आज तो छोड़ देते भाई, फिर अगली बार पढ़ा देते। ठीक है, हमको कभी ना तो बाद में खाना है ना अभी खाना। उन लोगों का जो है ना कि नवरात्रि में छोड़ देते हैं, तो हमारे तो 12 महीने एक जैसे हैं, सारी समय नवरात्रि चलती रहती है, तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग नवरात्रि में छोड़ते वो फिश खाने की बात भी नहीं करेंगे ना आज के दिन, तो वो उससे भी परहेज करेंगे कि माता जी नाराज हो जाएंगे। बाकी दिनों में नहीं होंगे। बाकी माँ के बच्चे हैं तो वो कभी भी नाराज हो सकती है माँ, उसके लिए नवरात्रि से कोई लेना देना नहीं। तो अभी लोग मुर्गी नहीं खाते, अभी बकरी नहीं खाते, अभी फिश नहीं खाते, इन दिनों में छोड़ देते हैं। वो सोचते हैं कि माँ नाराज हो जाएगी, बहुत सारे काम नहीं करते ऐसे समय। और कई लोग फिर उस उपवास भी करते, बोलते चूंकि ये नहीं कर रहे हैं तो बल्कि उल्टा हम प्रायश्चित करेंगे, क्योंकि बाकी दिनों में तो करना है। तो हमको कभी नहीं करना, बाद में भी नहीं करना, अभी भी नहीं करना। क्योंकि बच्चे तो अगर क्यों लगता है आपको कि माँ नाराज हो जाती है? उन लोगों को क्यों लगता है ऐसा कि माँ नाराज हो जाएगी? जरूर कोई खराब चीज है इसीलिए तो नाराज हो जाएगी, नहीं तो नाराज क्यों होती? अच्छी चीज होती तो उसमें क्या दिक्कत? तो दिन में नहीं करेंगे, रात में ही जाएंगे किसी, तो चोरी रात में होती है, तो आप दिन में भी कर सकते हो। तो नाराज हो रही है इसका मतलब वो सामान्य दिनों में भी नाराज होगी, नवरात्रि से कोई लेना देना नहीं है। तो गलत काम, किसी के बच्चे को चाकू आप नवरात्रि में मारो और किसी को साधारण दिनों में मारो तो सजा में फर्क आएगा क्या? आईपीसी तो भेदभाव नहीं करता, तो भगवान का आईपीसी तो और खतरनाक है। तो ईश्वर का विधान बड़ा सर्वकालिक है और सर्वव्यापी है। ठीक है, ये तो गवाह भी चाहिए, उसको गवाह की और इसकी जरूरत नहीं होती, उसमें कोई जरूरत, आप खुद ही गवाह है। तो ये ज्यादा अच्छी आस्तिकता है। कई लोग उनको आस्तिक मानते हैं कि वो आस्तिक है, बल्कि जो नास्तिक है वो ज्यादा आस्तिक है, कि वो सारी जिम्मेदारी खुद पे ले लेते हैं नास्तिक। उनको मालूम है कोई बचाने नहीं आएगा, कोई लिपापोती करने नहीं आएगा, मुझे ही भुगतना है। तो नास्तिक ज्यादा आस्तिक होता है, और जो आस्तिक होता है वो सब भगवान के नाम पे कुकर्म करता रहता है, नाम भगवान का लेता रहता है कि ईश्वर सब ठीक कर देंगे। अब हमसे तो गलती हो ही जाती है, हम तो उनके बच्चे हैं। नास्तिक को सारी जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ती है। ठीक है, इसलिए उसमें ईश्वर के अनुशासन को पालन करता है, ईश्वर के विधान का पालन करता है, कानून का पालन करता है। और ईश्वर में विश्वास करने वाला उससे माफी की अपेक्षा में अपराध करता रहता है, कानून का उल्लंघन करता रहता है। उसको मालूम है कि ईश्वर की मैं पूजा करता हूँ तो चापलूसी करता हूँ या रिश्वत चढ़ाता हूँ तो उसके बदले में मुझे कुछ मिलेगा, तो निगेटिव है। तो सच्ची नास्तिकता सच्ची आस्तिकता है। ठीक है, पर वो सच्ची होनी चाहिए नास्तिकता, यानी पूरी जिम्मेदारी को उठाए
इसका मतलब आप अस्तित्व को स्वीकार कर रहे हो। ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करने वाला ही नास्तिक हो सकता है, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं इसे नहीं मानूंगा। हाँ, इनके सिद्धांतों को मानूंगा लेकिन मैं इन्हें नहीं मानूंगा। इसका मतलब वो कंफर्म है, वो ईश्वर को वो जानता है कि मुझे इसे मानना ही नहीं है। इसका मतलब उसको मालूम है कि यहाँ कोई है जिसे नहीं मानना तो उसका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर। वो कंफ्यूज रहता है, आस्तिक है या नहीं, पता नहीं, मान लो, पता नहीं क्या होगा उसको वो उसका कंफर्म है कि मैं इसे तो नहीं मानूंगा, इसे तो नहीं मानूंगा, लेकिन वो उसकी मौजूदगी को तो मान रहा है ना। तो यही बड़ी बात है, यही है सिद्धांतों को मानना। ठीक है, तो मछली पालन का अर्थ समझ में आ गया ना ठीक है, मछली को पालना है लेकिन खाना नहीं है। ठीक है चलिए, तो आज का होमवर्क, इसके बाद जो ग्रुप है वो है डिप्नोई, लंग फिशेस। लंग फिशेस ये मछली में आकर के बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन ये हुआ था कि पानी में सांस लेने के लिए जो गिल्स थे वो बहुत ज्यादा विकसित हो गए थे मछलियों में। गिल्स क्या है, जो बिल्कुल नए बच्चे हैं और ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स वाले ग्रुप से आए हैं, मैं उनके लिए बता दूं, गिल्स एक ऐसे ऑर्गन्स होते हैं, ऐसे आउटग्रोथ्स होते हैं, बहुत सिंपल संरचना होती है, रेस्पिरेशन में काम आते हैं। रेस्पिरेशन का उद्देश्य होता है ऑक्सीजन को इंटेक करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। बहुत साधारण सिद्धांत है कि ऑक्सीजन जो आपके वातावरण में उपस्थित है उसको शरीर में धारण करो। अब जो पानी में रहने वाले जीव हैं वो ऑक्सीजन को कैसे धारण करें, क्योंकि वो तो हवा में नहीं रहते। तो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को धारण करना है, और रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड होगी, क्योंकि शोषण पूरा कंप्लीट हो चुका है और क्रेब साइकिल हो गया है, माइटोकॉन्ड्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड निकली है, वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़नी है, शरीर से बाहर छोड़नी है। तो उसका कंसंट्रेशन जो है शरीर के अंदर ज्यादा है, ब्लड में ज्यादा है। तो जैसे ही आप पानी के संपर्क में आएंगे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी और आपके शरीर के अंदर ज्यादा होगी, तो ऑटोमेटिकली वो बाहर की तरफ चली जाएगी। ऑस्मो रेगुलेशन, परासरण के तरफ, परासरण नियंत्रण, इसको बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। परासरण नियंत्रण की वजह से वो बाहर चली जाएगी और बाहर की ऑक्सीजन ज्यादा होगी और अंदर ऑक्सीजन कम होगी, वो अंदर आ जाएगी। तो ये जिन ऑर्गन्स से बहुत अच्छे से आना जाना होता है इसका, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, उनको गिल्स कहा जाता है। वो गले के यहाँ गिल्स। ठीक है, हम लोगों में भी होते हैं। जब हम शिशु होते हैं, एमनियन में डूबे होते हैं, और 3-4 सप्ताह के जब शिशु होते हैं तब हमारे अंदर भी 5 जोड़ी गिल्स होते हैं, 6 जोड़ी गिल्स होते हैं, 5.5 जोड़ी हमारे अंदर भी होते हैं। इसीलिए वो कॉर्डेट की विशेषता है कि जीवन की किसी अवस्था में होना चाहिए। टेल भी होती है शिशु में, बाद में गायब हो जाती है, तो गिल स्लिट्स भी गायब हो जाते हैं, फिर लंग्स से काम लेने लगते हैं। लेकिन ये फिशेज ऐसी थी कि इनके समय में सूखा पड़ने लगा था, तो डेसिकेशन से बचने के लिए इनके अंदर लंग्स डेवलप हो गए थे। डिप्नोय, डायप्नोय बोलते हैं। डिप्नोय मतलब दोनों मेथड है रेस्पिरेशन का, तो गिल्स भी और लंग्स के माध्यम से भी। तो लंग्स डेवलप हो गए इनके अंदर, मजबूरी में हुए। पास का एक गड्ढा सूख रहा था, लेकिन तालाब का एक कोना था जिसमें एक पानी का डबरा बना हुआ था, जिसमें थोड़ा पानी था, 10 दिन का पानी था। अब उसको उछल करके इस तरफ आना है, बिना गिल्स के आना है, क्योंकि गिल्स जो है वो सूख जाएंगे, पानी तो रहेगा नहीं। तो धीरे धीरे कई सालों तक उसने कोशिश की, तो उसके अंदर लंग्स डेवलप हो गए। तो लंग्स की शुरुआत हुई थी डायप्नोय में, यहीं से एम्फीबिया की शुरुआत हो जाएगी। और डायप्नोय जो है ये एक एग्जाम्पल भी है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का। जब आप वेगनर की थ्योरी देखते हो ज्योग्राफी में, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, महाद्वीपीय विस्थापन की थ्योरी, तो उसके सपोर्ट में कुछ बायोलॉजिकल एविडेंसेस लगते हैं कि ये बताइए कि ये सारा पेंजिया, सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ चिपके हुए थे। ऑस्ट्रेलिया चिपका हुआ था अफ्रीका से, अफ्रीका चिपका हुआ था पूरी तरह से साउथ अमेरिका से, तो ये फ्यूज थे। तो फ्यूज थे, तो आप तो बता रहे हैं कि कुछ जो प्लेट टेक्टोनिक्स हुआ और ये सब, और कॉन्टिनेंटल शिफ्ट हो गया और ड्रिफ्ट हो गया,
महाद्वीप विस्थापित हो गए, एक दूसरे से दूर चले गए और आज का ये स्वरूप आ गया और इसमें करोड़ों साल लगे। तो कुछ सबूत भी है आपके पास? तो बोलते हैं हाँ सबूत है। लंग फिशेस एंड रेटाइटीज, जब हम बर्ड्स पढ़ेंगे तब आपको रेटाइटी बताएंगे नेक्स्ट वीक। फ्लाइटलेस बर्ड्स, तो फ्लाइटलेस बर्ड्स भी इसका एग्जाम्पल है और इसका एग्जाम्पल ये भी है, फिश भी। कौन सी? लंग फिशेस, डायपनाई लंग फिशेस। लंग फिशेस कैसे एग्जाम्पल हुई? यदि आप अमेरिका में जाएंगे वहां पर तो वहां लेपिडोसाइरन मिलेंगे, लेपिडोसाइरन। साउथ अमेरिका में लेपिडोसाइरन मिलेंगी। जाएंगे तो प्रोटोप्टेरस मिलेगा, प्रोटोप्टेरस। एंड यहाँ ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तो नियोसेरेटोडस मिलेगा, नियोसेरेटोडस। तो आपको तीनों कॉन्टिनेंट में, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में और साउथ अमेरिका में लंग फिशेज मिल जाएंगी। दुनिया में और कहीं लंग फिशेज नहीं होती। और क्या कारण है कि केवल उन चिपके हुए स्थानों में बिल्कुल नजदीक नजदीक आपको जो है लंग फिशेज मिल जाती हैं। और ये एक तरह का लिविंग फॉसिल्स भी है, करोड़ों सालों से इनमें कोई परिवर्तन भी नहीं आया है। और ये उन्हीं रीजन्स में मिलती हैं, सदर्न रीजन में, सदर्न हेमिस्फीयर में। तो इसका मतलब है कि कभी न कभी जुड़े हुए रहे होंगे और ये एक साथ डेवलप हुई हैं। तो थोड़ा बहुत चेंज इनमें टेरिटोरियल और एडाप्टेशन वाला, या यूं कहें कि इन्वायरमेंट का फैक्टर काम कर गया, हल्का सा चेंजेस आया। तो आप जाकर के आज लंग फिशेस का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लंग फिशेस, तो ज्योग्राफी में जब कभी क्वेश्चन आएगा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का, तो वहां ये जाके लिख दीजिएगा बायोलॉजिकल एविडेंसेस, है ना, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लंग फिशेस, ये जाकर के लिख दीजिएगा। तो आपका आंसर और मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक फिशेज हो गई। नेक्स्ट वीक हम लोग एम्फीबिया, रेप्टिलिया, बर्ड्स और मैमल्स वाला करेंगे। उसके बाद एक आध दिन जो है वो भी कर लेंगे प्लांट्स का भी। ऐसा करके हम इम्पोर्टेंट जो है, मैंने कोशिश की है बहुत इम्पोर्टेंट चीजें बताने की एक साथ, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा मदद कीजिए, आप जाकर के थोड़ा पढ़िए उसको, तो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, चलिए, शांति पाठ।